मेरा नाम विकास है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मेरे छोटे से गांव में अक्सर लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे। हमारे गांव के बुजुर्ग इस कहानी को अक्सर सुनाया करते हैं। दरअसल ये कहानी है दिवालन प्रेतनी के आतंक की। दिवालन प्रेतनी क्या होती है, इसके बारे में भी इस कहानी के अंदर ही आपको पता चलेगा। दरअसल ये 1960 के आसपास की घटना है। उस समय हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ करता था। हमारे गांव में बिल्कुल भी सुख सुविधाएं नहीं थीं और एक छोटा सा गांव था जहां पर लाइट तो उस समय थी ही नहीं। दरअसल हमारे साइड में, खासकर हमारे गांव में, भूत प्रेत जैसी चीज़ों को बहुत माना जाता है और लोग जल्दी से भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर भरोसा भी कर लेते हैं। 1960 के आसपास जब हमारा गांव बहुत छोटा हुआ करता था, उस समय हमारे गांव में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और ये आपदा थी दिवालन प्रेतनी की। दिवालन प्रेतनी एक ऐसी प्रेतनी होती है जो जानी जाती है घरों में चोरी करने के लिए। जी हाँ, ये प्रेतनी घरों में चोरी करती है और ये एक साथ एक रात के अंदर अधिकतम 56 घरों के अंदर चोरी कर सकती है। इसलिए हमारे यहाँ इसे 56 प्रेतनी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस प्रेतनी में इतनी भी शक्ति होती है कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को ये मौत के घाट भी उतार सकती है। यही नहीं, इस प्रेतनी का एक मालिक भी होता है जो कि इंसान ही होता है और इंसान ही इस प्रेतनी को सिद्ध करके या अपने कब्जे में करके दूसरों के घरों में इससे चोरी करवाते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि ये प्रेतनी हमेशा काम करती रहती है। अगर इसके पास थोड़ी देर के लिए भी कोई काम नहीं रहा तो फिर ये अपने मालिक को भी मार सकती है। और इसलिए जब ये प्रेतनी रात में अपना काम करके, यानी कि दूसरों के घरों से चोरी करके अपने मालिक के पास वापस लौटती है, तो इसका मालिक आटे में कंकड़ और बाल मिलाकर इसको खाने के लिए दे देता है और इसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। पूरे दिन ये प्रेतनी उस आटे में से बाल और कंकड़ को निकालती रहती है और उस खाने को खाती रहती है। इसी तरह इसका पूरा दिन कटता है और रात होते ही फिर से इसे दूसरा काम दे दिया जाता है चोरी करने का। ये तो थी इस प्रेतनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए अब आपको बताता हूँ कि आखिर हमारे गांव में क्या हुआ था। दरअसल उस समय पर हमारे गांव की औरतें पानी भरने के लिए एक नदी के पास जाया करती थीं। उस समय पूरे गांव का पानी उसी नदी से आता था और लोग घरों में उस पानी का इस्तेमाल करते थे। एक शाम की बात है, हमारी गांव की कुछ औरतें उस नदी से पानी भरकर वापस अपने गांव की तरफ आ रही थीं। तभी वे रास्ते में देखती हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी एक औरत को खाना खिला रहा था, लेकिन खाना खाती हुई वो औरत कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। गांव की महिलाओं ने उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे अपने गांव की तरफ आ गईं। और जब रात हुई तो वो रात हमारे गांव की सबसे खौफनाक रात थी। दरअसल जब गांव वाले सुबह उठे तो उनको पता लगा कि गांव में हर जगह पर चोरियां हुई हैं। हर किसी के घर में सोना, चांदी या जो भी कीमती सामान था वो सब चोरी हो चुका है। उस रात हमारे गांव के लगभग 10 से 15 घरों में चोरियां हुई थी। उनका कीमती सामान लूटा जा चुका था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उन गांव वालों को, यानी कि जिनके घरों में चोरियां हुई हैं, उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि आखिर कब चोर आए और कब वे उन घरों से चोरी करके निकल गए। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पंचों ने फैसला किया कि जिनका भी सामान चोरी हुआ है उनके सामान को किसी न किसी तरीके से वापस लौटा दिया जाएगा और चोरों को भी हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही अगली रात हुई, अगली रात भी उस गांव में लगभग फिर से 10 से 15 घरों में चोरी हो गई और अब हर रात ये सिलसिला हमारे गांव में चलता रहा। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव से चोरियां कर कौन रहा है। धीरे धीरे करके हमारे गांव के लगभग सभी घरों का सामान जा चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर वे कौन चोर हैं जो कि इस गांव में चोरियां कर रहे थे। लेकिन जिस दिन हमारे गांव के सभी घरों में चोरियां हो गईं और किसी का भी घर ऐसा नहीं रहा जहां पर चोरी के लिए कुछ सामान ही नहीं था, हमारा गांव पूरा परेशान हो गया। फिर से गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन गांव वालों को नहीं पता था कि जो समस्याएं उनके साथ चल रही हैं वो समस्याएं अभी कुछ भी नहीं हैं। इससे बड़ी समस्याएं अभी हमारे गांव में आना बाकी था। दरअसल जब हमारे गांव में किसी भी घर में कोई भी सामान नहीं रहा तो अगली रात हमारे गांव में बच्चों की चोरियां होने लगीं। दरअसल एक बच्चा हमारे गांव में गायब हो चुका था।
जब गांव वाले सुबह उठे तो गांव में हर तरफ शोर मचा हुआ था। गांव वाले उस बच्चे को इधर उधर ढूंढ रहे थे। इसके बाद अगली रात फिर से एक बच्चे की चोरी हुई और ये सिलसिला लगभग 10 दिनों तक चलता रहा। 10 दिनों में हमारे गांव के अंदर से 10 बच्चे गायब हो चुके थे और उनका कोई अता पता नहीं था कि आखिर हमारे गांव के सभी बच्चे कहाँ जा रहे थे। अगले दिन गांव में फिर से पंचायत बुलाई गई और गांव के पंचों ने यह फैसला किया कि आज रात हमारे गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को लेकर एक साथ एक ही जगह पर बैठेंगे और आज गांव में कोई भी नहीं सोएगा। तब देखते हैं कि आखिर कौन बच्चों को ले जाता है और कौन घरों से चोरियां करता है। अगली रात ऐसा ही किया गया। हमारे गांव के सभी पंच, सभी गांव वाले, सभी बड़े बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे एक साथ बैठ गए। सभी ने एक घेरा बनाया और एक साथ बैठे रहे। गांव वाले इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो कौन है जो कि बच्चों को चोरी करने के लिए आता है। गांव वाले देखना चाहते थे, लेकिन रात के लगभग 3 बजे के आसपास उन्हें पूरे गांव में हलचल सुनाई देने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि मानो हमारे पूरे गांव में काफी सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उनके कदमों की आवाजें गांव वालों को साफ साफ नजर आ रही थीं। हमारे गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से बाहर निकलकर ये देखा जाए कि आखिर गांव में कौन दौड़ रहा है और कितने लोग हैं जो कि हमारे गांव में घुस रहे हैं। लेकिन हमारे गांव के सरपंच ने ये सब करने से मना कर दिया। मुखिया जी ने कहा, सब यहीं बैठे रहो और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी यहाँ से खड़ा होकर बाहर नहीं जाएगा। जो भी चोर है उसे अगर बच्चे चुराने हैं तो उसे यहाँ पर आना ही होगा और यहाँ पर आते के साथ ही हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे और उसके बाद उसकी तबीयत से धुलाई भी करेंगे। मुखिया जी ने अभी गांव वालों से ऐसा कहा ही था कि गांव में इधर उधर से हंसने की आवाजें आने लगीं। इन आवाजों को सुनते ही मुखिया जी और पूरे गांव वाले एकदम से समझ गए कि ये कोई इंसान या फिर चोरों का काम नहीं है, बल्कि ये किसी प्रेत आत्मा का काम है। और वो प्रेत आत्माएं इधर उधर गांव में हर जगह हंसे जा रही थी। गांव वाले उनकी आवाज़ों को सुन सुनकर परेशान हो रहे थे, लेकिन अब गांव वालों को ये तो पता चल ही चुका था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। और अब गांव वाले और भी चिंतित थे, क्योंकि प्रेत आत्माओं से अपने बच्चों को बचाना एक बड़ी मुश्किल वाली बात है। हमारे गांव के मुखिया खुद डरकर गांव के लोगों के बीच आकर बैठ गए। गांव के मुखिया को डरता हुआ देख हमारे गांव के सभी लोग डर गए थे और पूरा गांव डर के साए में आ चुका था। गांव में अब इधर उधर से कौओं की रोने की आवाज़ें, भूत प्रेतों के हंसने की आवाज़ें और दिवालन प्रीतनी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। रात के 3:30 बजे के आसपास वो प्रेतनी एकदम से सभी गांव वालों के सामने आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव उस प्रेतनी को देखकर एकदम से इतना डर गया कि सभी लोग वहां से खड़े होकर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे और सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन इसी बीच फिर से वो प्रेतनी गांव के एक बच्चे को लेकर वहां से जा चुकी थी। इस प्रेतनी को देखने के बाद हमारा पूरा गांव एकदम से डर गया था और इसके बाद सुबह होते ही हमारे गांव के मुखिया जी ने फिर से एक बार बैठक बुलाई। बैठक में गांव के लोगों के सामने मुखिया जी ने कहा, देखो जो रात में हमने देखा है वो मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा है और इससे ज़्यादा मैं अपने जीवन में कभी नहीं डरा। मुझे लगता है कि अब हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो प्रेतनी हमारे गांव से इसी तरह से बच्चों को ले जाती रहेगी और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी गांव के दूसरे लोगों ने मुखिया जी से कहा कि हम इस तरह से अपने गांव को नहीं छोड़ सकते, हमें हमारे गांव को बचाने के लिए कोई उपाय देखना होगा जिससे हमारे गांव को बचाया जा सके। और उसी दिन हमारे गांव के लोगों ने ये फैसला किया कि गांव में किसी ऐसे पंडित या पुजारी को बुलाया जाए जो कि ऐसी समस्याओं से हमें छुटकारा दिला सके। शाम के समय हमारे गांव में एक पंडित जी आए। उन पंडित जी ने हमारे गांव के सभी लोगों से कहा, इस गांव में देवालन प्रेतनी है। देवालन प्रेतनी, जिसे छप्पनिया प्रेतनी भी कहा जाता है, ये आपके गांव में निवास कर रही है और मुझे उसकी झलक आपके गांव में दिखाई दे रही है। इसके बाद गांव वालों ने जो उन्होंने रात में देखा था वो पूरा माजरा उन पंडित जी से कहा। पंडित जी ने कहा कि आज रात फिर से उसी तरह से लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं जिस तरह से कल इकट्ठा हुए थे।
वो प्रेतनी धीरे धीरे करके तुम्हारे गांव के सभी लोगों को खा जाएगी। हमें ये देखना होगा कि आखिर वो प्रेतनी इस गांव को तंग क्यों कर रही है और ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उसका इतना उग्र रूप है कि उसने पहले इस गांव में चोरी की थी और अब इस गांव में वो बच्चों को मार रही है। धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा और इसका कोई निवारण नहीं हुआ तो वो प्रेतनी सभी गांव वालों को मार देगी। अगली रात फिर से उस गांव में उसी तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया जैसे कि पिछली रात किया गया था। अब गांव के सभी लोग एकजुट खड़े थे, लेकिन सभी के मन में अब एक अजीब सा डर था। सभी डर रहे थे कि कहीं वो प्रेतनी उन्हें न मार डाले। और आज किस बच्चे का नंबर था ये जानना भी गांव वालों को हैरान कर रहा था। हर कोई डर रहा था कि कहीं उसके बच्चे को प्रेतनी उठाकर ना ले जाए। लेकिन पंडित जी ने गांव वालों से कहा, देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो प्रेतनी ना तो गांव के किसी बच्चे को ले जा पाएगी, ना ही गांव के किसी इंसान को कोई भी नुकसान पहुँचा पाएगी, बशर्ते तुम्हें इसी जगह पर बैठे रहना है जहाँ तुम अभी बैठे हो। और ऐसा कहने के बाद पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। कल जो प्रेतनी रात के 3 बजे आई थी, आज वो रात के लगभग 11 बजे ही गांव के अंदर एंट्री मार चुकी थी। दिवालन प्रेतनी के गांव में घुसते के साथ ही गांव में अजीब अजीब सी हलचलें होना शुरू हो गया। गांव का मौसम मानो आज एकदम से बदल चुका था। गांव में तेज हवाएं चलने लगीं और एकदम से आसमान में बादल छा गए। मानो वो प्रेतनी चाहती थी कि गांव वाले लोग बारिश के डर से या फिर मेरे डर से यहाँ से खड़े होकर भाग जाएं। लेकिन तभी पंडित जी ने गांव वालों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप आ जाए, तो मैं किसी को भी यहाँ से खड़े होकर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ से खड़े होकर भागेगा समझो मारा जाएगा। इसके बाद फिर से पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मंत्रों के पढ़ते के साथ ही वो दिवालन प्रेतनी एकदम से गुरुजी के सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद पंडित जी ने दिवालन प्रेतनी से पूछा, गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें परेशान किए जा रही हो? उस प्रेतनी ने पंडित जी को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पंडित जी ने अपने मंत्रों का उच्चारण करके उस प्रेतनी को किसी तरीके से अपने कब्जे में किया था। और पंडित जी ने इसके बाद गांव वालों को बताया कि ये प्रेतनी अपनी मर्जी से इस गांव में किसी को नहीं मार रही थी और ना ही चोरियां कर रही थी। दरअसल गांव की कुछ औरतों ने जब इसका मालिक इसको खाना खिला रहा था उस समय इस प्रेतनी और इसके मालिक दोनों को देख लिया था और इसके बाद इसके मालिक ने ही इसे आदेश दिया था कि उस गांव में जाकर ईंट से ईंट बजा दो। अगर मैं सही समय पर नहीं आता और इसका आतंक इसी तरह से चलता रहता तो शायद धीरे धीरे करके ये पूरा गांव खत्म हो जाता और ये प्रेतनी सभी को मार देती। इसके बाद पंडित जी ने गांव वालों से कहा कि अब ये प्रेतनी किसी को परेशान नहीं करेगी और मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद वो पंडित जी हमारे गांव से चले गए और उसके बाद कहा जाता है कि आज तक हमारे गांव में दोबारा से ऐसी समस्या नहीं हुई। लेकिन वो काली रातें जो कि हमारे गांव के लोगों ने देखी थी, आज भी उनकी कहानियां हमारे गांव में अक्सर सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी विकास जी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी हमें शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, या फिर कमेंट्स के माध्यम से भी अपनी कहानी लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि डेली इस चैनल पर आपको दोपहर के 1 बजे एक हॉरर स्टोरी मिलती है, तो पर डे इस चैनल पर 1 बजे के आसपास जरूर विजिट करें ताकि आप हमारी आने वाली नई कहानियाँ सुन सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास अगर कोई कहानी है तो बेझिझक अपनी कहानी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं केपी चौधरी मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ।